दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप जानते हैं कि समूचे हिंदी साहित्य के इतिहास को चार प्रमुख भागों में बांटा गया। पहला है आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतिकाल और चौथा है आधुनिक काल। दोस्तों इन चार कालखंडों में सबसे पुराना और सबसे पहला कालखंड है आदिकाल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आदिकाल की जो समय सीमा है, विभिन्न विद्वानों ने जो आदिकाल का काल विभाजन किया और समय सीमा निर्धारित की, और साथ ही साथ जो आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं, जिन पर अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, इन सारे बिंदुओं पर दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आदिकाल की समय सीमा और काल विभाजन। दोस्तों आदिकाल की समय सीमा की अगर चर्चा हो तो सबसे पहला नाम उसमें आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का। क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने का प्रयास किया। उनकी एक रचना आई थी 1888 ईस्वी में दोस्तों, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इस रचना में उन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास को कालों में विभाजित करने का प्रयास किया और नामकरण करने का दोस्तों प्रयास किया। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनका पहला प्रयास है नामकरण और समय सीमा या काल विभाजन का। तो इस दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और इन पर काफ़ी प्रश्न भी परीक्षाओं में बनते हैं। तो दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो आदिकाल की समय सीमा निर्धारित की, वो है 700 ईस्वी से लेके 1300 ईस्वी, और इन्होंने ही आदिकाल का नाम चारण काल रखा था। और 700 ईस्वी से 1300 ईस्वी तक का जो कालखंड है वो इनके अनुसार चारण काल है, जिसे बाद में आदिकाल नाम से अभिहित किया गया। इस परंपरा में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा ऐसा व्यक्तित्व कौन है जो आदिकाल को समय सीमा में निर्धारित करने का प्रयास करता है। तो ऐसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में दूसरा नाम आता है दोस्तों मिश्र बंधुओं का। गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी और श्याम बिहारी, ये तीन भाई थे, मिश्र बंधु थे। इन्होंने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया और इन्होंने जो समय सीमा आदिकाल की निर्धारित की, यानी आरंभिक काल नाम से आदिकाल को इन्होंने अभिहित किया, और जो समय सीमा निर्धारित की वो है दोस्तों 700 ईस्वी से लेकर 1444 ईस्वी तक। देखिए ये 700 ईस्वी से 1444 ईस्वी का जो कालखंड है, इसमें मिश्र बंधुओं ने जो अपभ्रंश काल है आदिकाल का, उसको भी इसी में समाहित कर लिया, है ना। परवर्ती विद्वानों ने क्या किया कि अपभ्रंश काल को हिंदी से अलग रखा, यानी अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलग रखा। लेकिन मिश्र बंधुओं ने अपभ्रंश साहित्य को भी हिंदी में ही समेटकर 700 ईस्वी से आरंभिक काल या आदिकाल की शुरुआत मानते हैं और 1444 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानते हैं। इन्होंने दोस्तों आरंभिक काल को दो भागों में बांटा। पहला है पूर्व आरंभिक काल और दूसरा है उत्तर आरंभिक काल। पूर्व आरंभिक काल को 700 विक्रम संवत से लेकर 1343 विक्रम संवत तक मानते हैं, और उत्तर आरंभिक काल को 1344 विक्रम संवत से लेकर 1444 विक्रम संवत तक ये मानते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो लगभग 700 वर्षों तक का ये जो कालखंड है, यह आरंभिक काल है, और जिसे बाद में आदिकाल नाम से अभिहित किया गया। इस क्रम में दोस्तों तीसरा नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इन्होंने 1929 ईस्वी में अपना हिंदी साहित्य का इतिहास रचा, और अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इन्होंने जो नामकरण किया और काल विभाजन किया, वो बिल्कुल मील का पत्थर साबित हुआ दोस्तों। आचार्य शुक्ल ने जो काल विभाजन कर दिया, जो नामकरण विधेयवादी पद्धति के आधार पर इन्होंने काल विभाजन किया था और नामकरण किया था, इस दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण आचार्य शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो है। इन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम से अभिहित किया दोस्तों, और जो आदिकाल की समय सीमा निर्धारित की वो संवत 1050 से 1375 निर्धारित की। इन्होंने आदिकाल की समय सीमा निर्धारित करते समय जो अपभ्रंश काल है, यानी हिंदी के पहले का जो रूप है अपभ्रंश का रूप, उसको हिंदी से बिल्कुल अलग कर दिया। इसलिए अब आप देखते हैं मिश्र बंधुओं ने
700 ईस्वी से उसकी शुरुआत मानी, लेकिन इन्होंने 1050 विक्रम संवत से हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत मानी और आदिकाल उसका पहला कालखंड ही है। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं आदिकाल की शुरुआत 1050 संवत से मानी, या ऐसे भी कह सकते हैं कि वीरगाथा काल, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की शुरुआत इन्होंने संवत 1050 से मानी। तो संवत 1050 से 1375 का जो कालखंड है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है, जिसको इन्होंने वीरगाथा काल नाम से अभिहित किया। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में अगला नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। डॉक्टर राम कुमार वर्मा काफी प्रभावित रहते थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में इनका आता है। उस 1938 ईस्वी में जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इनका आता है, उसमें इन्होंने आदिकाल को संधियुग चारण काल नाम से अभिहित किया, और जो समय सीमा इन्होंने बताई दोस्तों, वो है 700 विक्रम संवत 700 से लेके 1375 तक, है ना। तो संधियुग चारण काल इन्होंने नाम दिया आदिकाल को। संधि काल की जो समय सीमा इन्होंने बताई वो है 700 से लेके 1000 विक्रम संवत तक, और जो चारण काल की समय सीमा दोस्तों उन्होंने बताई वो है 1000 से 1375 ईस्वी तक। यानी लगभग लगभग वही आचार्य शुक्ल का जो कालखंड है वीरगाथा काल का, वही इन्होंने चारण काल का मान लिया। लगभग लगभग वो 1050 से मानते हैं, ये 1000 से ही मानते हैं। और संधि काल इन्होंने 1700 से लेके 1000 विक्रम संवत तक माना। दोस्तों ईस्वी सन और विक्रम संवत क्या है ये भी जानना जरूरी है। आप जानते होंगे, जो लोग ना जानते हैं वो जान लें कि विक्रम संवत दोस्तों जो होता है वो ईस्वी सन से 57 वर्ष अधिक का समय है। यानी जैसे 700 विक्रम संवत है, जब इसको ईस्वी सन में निकालना हो, करना हो, कन्वर्ट करना हो, तो 700 में से 57 आप घटा देंगे, या ईस्वी सन है उसमें 57 आप जोड़ देंगे तो विक्रम संवत आ जाएगा। तो कुल मिला के 57 वर्षों का अंतर होता है विक्रम संवत और ईस्वी सन में। तो आचार्य शुक्ल ने और रामकुमार वर्मा ने, इन सब ने विक्रम संवत में ही कालखंडों का विभाजन किया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के सबसे प्राचीन कालखंड आदिकाल के जो समय सीमा विभिन्न विद्वानों ने निर्धारित की, उसमें अगला नाम दोस्तों आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त का, जिन्होंने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम से अभिहित किया। और इनकी एक पुस्तक आई थी हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 ईस्वी में। उसी पुस्तक में इन्होंने दोस्तों आरंभिक काल की समय सीमा निर्धारित की और बताई कि 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी का जो कालखंड है, ये हिंदी साहित्य में प्रारंभिक काल नाम से जाना जाता है। आरंभिक नहीं बल्कि प्रारंभिक काल नाम से जाना जाता है। आरंभिक काल मिश्र बंधुओं ने नाम दिया, प्रारंभिक काल इन्होंने नाम दिया। तो प्रारंभिक काल यानी जिसको आदिकाल कहते हैं, उसकी समय सीमा दोस्तों 1184 से 1350 ईस्वी डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने मानी। आगे बढ़ते हैं और अगला नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की न जाने कितनी मान्यताओं का अपने तर्कों के आधार पर खंडन किया। और दोस्तों इन्हीं का दिया हुआ नाम है आदिकाल, है ना। आदिकाल नाम बहुतों ने स्वीकार किया, विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न नाम दिया आदिकाल का। आदिकाल के नामकरण पर दोस्तों मेरा एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं। ट्रिक के माध्यम से हमने बहुत ही आसान ट्रिक्स के माध्यम से याद कराने का प्रयास किया, जो विभिन्न विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण किया है। उस वीडियो को आप देख सकते हैं दोस्तों प्लेलिस्ट में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दोस्तों जो आदिकाल की समय सीमा निर्धारित की वो है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी। अब ये ईस्वी में बात करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो आदिकाल की समय सीमा विक्रम संवत में, रामकुमार वर्मा विक्रम संवत में, मिश्र बंधु विक्रम संवत में, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ईस्वी सन में आदिकाल की समय सीमा निर्धारित करते हैं। और वो समय सीमा है 1000 ईस्वी से लेके 1400 ईस्वी। यानी जो आचार्य शुक्ल की जो समय सीमा है संवत 1050 से 1375, लगभग वही चीज है। संवत 1050 यानी वो उसमें से 57 आप घटाएंगे तो
943 ईस्वी आएगा। तो 943 ईस्वी याद करना थोड़ा असहज है और 1000 ईस्वी आसानी से याद हो जाता है। तो इसलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या समय सीमा निर्धारित की, वो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी यही समय सीमा निर्धारित की हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इन्होंने आचार्य शुक्ल की बहुत सी मान्यताओं का खंडन किया और इनकी जो समय सीमा है वो भी अधिकांश विद्वानों द्वारा स्वीकार, चूंकि आचार्य शुक्ल की जो समय सीमा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो समय सीमा है वो लगभग एक ही है। अब देखिए कोई पर्टिकुलर डेट नहीं कह सकते कि इसी डेट को आदिकाल शुरू होता है, इसी डेट को खत्म होता है। जैसे एक ऋतु आती है, समाप्त होती है, दूसरी ऋतु आती है। तो एक ऋतु समाप्त होती है तो अचानक से थोड़ी समाप्त हो जाती है। आने वाली ऋतु के लक्षण जाने वाली ऋतु में कहीं न कहीं दिखते हैं। तो ठीक वैसे ही कोई भी कालखंड होता है, अचानक से उसकी प्रवृत्तियाँ थोड़ी चेंज हो जाती हैं। धीरे-धीरे परिवर्तन होता है और एक लंबे समय में जब परिवर्तन हो जाता है तो वो परिवर्तन दिखने लगता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आदिकाल की प्रवृत्तियों पर चर्चा करते हैं। इस पर भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं। आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, आदिकाल की जो प्रमुख विशेषताएँ हैं, उन पर काफ़ी प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं और ये चीज़ें निश्चित रूप से प्रतियोगी छात्रों को दृष्टिगत रखनी चाहिए कि आदिकाल की प्रमुख विशेषताएँ कौन-कौन सी हैं, आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन-कौन सी हैं। दोस्तों सबसे पहली प्रवृत्ति या सबसे पहली विशेषता है आदिकाल की ऐतिहासिकता का अभाव। इस काल की जो रचनाएँ हैं दोस्तों, उसमें ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। जो रचनाएँ प्राप्त हैं, उनमें अधिकांशतः संदिग्ध रचनाएँ हैं। साथ ही उनमें प्रक्षिप्तांशों की अधिकता भी है दोस्तों। अपने आश्रयदाताओं को प्रसन्न रखने के लिए जो चारण कवि हैं, उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों की बिल्कुल जमकर अवहेलना की दोस्तों, कल्पना को अधिक प्रश्रय दिया। कहने का मतलब अब देखिए, वो बात अलग है कि इतिहास अलग चीज़ है और साहित्य अलग चीज़ है। साहित्य को आप इतिहास नहीं मान सकते। बाद में इसी पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिल्कुल अपना तर्क रखा कि भई साहित्य अलग है, इतिहास अलग है, आप साहित्य को इतिहास ग्रंथ की दृष्टि से नहीं देख सकते। तो ऐतिहासिकता का जो अभाव है वो अपने आप में बहुत गलत नहीं है, क्योंकि साहित्य अलग है, इतिहास अलग है। भई कल्पना का योग तो साहित्य में होता ही है, लेकिन फिर भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है ऐतिहासिकता का अभाव। चूँकि आप हिंदी साहित्य में आदिकाल की जो रचनाएँ हैं, उस आधार पर इतिहास जो भारत का है, उस इतिहास को उस आधार पर आप नहीं पढ़ सकते। आप ये नहीं मान सकते कि ये चीज़ें विश्वसनीय हैं। भई वो साहित्य है, उसमें कल्पना तो रहेगी ही। इतिहास की किताबें अलग होती हैं और साहित्य की किताबें अलग होती हैं। साहित्य में कल्पना का योग तो रहेगा ही। अब इस दृष्टि से आप देखें कि नहीं ये इतिहास की पुस्तक है, तब तो आपको ऐतिहासिकता का अभाव दिखेगा ही और साहित्य की दृष्टि से आप देखेंगे तो ये कोई कमी नहीं है। लेकिन ये एक प्रवृत्ति है, ये एक विशेषता है आदिकाल की, तो महत्वपूर्ण तो है ही है अपने आप में। दोस्तों आदिकाल की दूसरी प्रवृत्ति या दूसरी विशेषता की अगर बात करें, तो वो है युद्धों का सजीव वर्णन। दोस्तों मुख्य रूप से जो रासो ग्रंथ हैं उसमें युद्धों का सजीव वर्णन बिल्कुल मिलता है। इन काव्य ग्रंथों में जहां भी युद्धों का वर्णन हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कभी किसी प्रत्यक्षदर्शी की भांति युद्ध का आंखों देखा हाल सुना रहा है। ये चारण कवि कलम के ही नहीं वरन तलवार के भी धनी थे दोस्तों। अपने आश्रयदाताओं के साथ युद्ध में भी भाग लेते थे। तो देखिए सिर्फ कवि ही नहीं थे, सिर्फ कलमकार ही नहीं थे, बल्कि तलवार भी चलाते थे। राजाओं के साथ युद्धों में जाते थे। तो जब राजाओं के साथ आप युद्धों में जाएँगे, तलवार चलाएँगे, तो युद्धों का जो वर्णन करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ कल्पना के आधार पर नहीं रहेगा। वो बिल्कुल एक तरह से रिपोर्टिंग करते थे, जैसे आजकल मीडिया वाले रिपोर्टिंग करते हैं, ठीक वैसे ही युद्धों में ये कवि जो हैं राजाओं के साथ जाते थे और उसके बाद जब काव्य सृजन करते थे, तो उन युद्धों का बिल्कुल सजीव चित्रण करते थे, सजीव वर्णन करते थे। तो सजीवता अपने आप आ जाती थी, स्वाभाविक रूप से आ जाती थी, क्योंकि वो आँखों देखा हाल लिखते थे, है ना? बात अलग है कि बिल्कुल अतिशयोक्तिपूर्ण लिखते थे, लेकिन सजीवता तो दिखती ही थी। तलवार भी चलाते थे, कलम भी चलाते थे, दोनों चलाते थे इस युग के कवि। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा जो महत्वपूर्ण तीसरी प्रवृत्ति है आदिकाल की, वो है प्रामाणिकता में संदेह। दोस्तों आदिकाल की जो रचनाएं हैं उनकी प्रामाणिकता में संदेह देखने को मिलता है। अब जैसे हमीर रासो है,
हमीर रासो तो अभी तक उपलब्ध ही नहीं है। इसके कुछ छंद जो हैं वो प्राकृत पैंगलम में मिलते हैं, तो इस आधार पर इसका अस्तित्व स्वीकार कर लिया जाता है। तो यही एक तरह से प्रामाणिकता का संदेह है, प्रामाणिकता में संदेह है, क्योंकि हमीर रासो रचना उपलब्ध ही नहीं है, कुछ छंद जो हैं एक प्राकृतिक पैंगलम रचना है उसमें मिलते हैं। दूसरी चीज परमाल रासो देख लिया जाए, बीसल देव रासो देख लिया जाए। परमाल रासो और बीसल देव रासो भी गेय काव्य हैं दोस्तों, और गेय काव्य होने के नाते समय समय पर ये अपना रूप परिवर्तित करते रहते हैं, परिवर्धित करते रहते हैं। अब परमाल रासो, जिसको आल्ह खंड कहते हैं, जगनिक का है परमाल रासो, ये उत्तर प्रदेश में तो बहुत गाया जाता है। हाँ, बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा आल्हा गायक बहुत हैं यूपी में, तो परमाल रासो गाया जाता है। और जितने भी आल्हा गायक हैं जो भी गाते हैं, वो दूसरे आल्हा गायक के गायन से वो चीज मिलेगी नहीं, है ना। तो बहुत सारा रूप बदलता चला गया, जो भी गाता है परमाल रासो को वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें जोड़ देता है, कुछ ना कुछ तोड़ देता है, तो इस हिसाब से उसका रूप बदलता चला गया। दूसरी चीज आगे देखते हैं कि खुमार रासो एक रचना है आदिकाल की। खुमार रासो में छेपक बहुत ज्यादा जुड़े हैं, छेपक यानी बाद में बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ी गई हैं। दलपत विजय की रचना है खुमार रासो। पृथ्वीराज रासो की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, सबसे चर्चित रचना है पृथ्वीराज रासो रासो ग्रंथों में। और पृथ्वीराज चौहान पर केंद्रित ये रचना है, चंद्रबरदाई की, हिंदी का पहला महाकाव्य इसको कहा जाता है। लेकिन दोस्तों बात ये है कि पृथ्वीराज रासो के इतने ज्यादा संस्करण मिलते हैं कि इसकी प्रामाणिकता में बहुत ज्यादा विवाद है। अब कौन से संस्करण को आप सही मानेंगे, बात ये है। यानी पृथ्वीराज रासो के जितने भी संस्करण हैं, उनमें किस संस्करण को आप प्रामाणिक मानेंगे। तो कुल मिला के ये जो रासो ग्रंथ हैं, मुख्य रूप से रासो ग्रंथों की अगर बात कर ली जाए, तो इनकी प्रामाणिकता में दोस्तों संदेह मिलता है। तो एक तरह से जो प्रामाणिकता का संदेह है, ये आदिकाल की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आदिकाल की अगली विशेषता। आदिकाल की अगली और महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता। अब दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कालखंड को वीर गाथा काल इसीलिए नाम दिया था, क्योंकि इसमें वीर रस की रचनाएं बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। और वीर रस के साथ साथ दोस्तों श्रृंगार रस भी मिलता है। रासो ग्रंथों में ही बीसल देव रासो एक रचना है जो कि श्रृंगार रस पर आधारित है। इसके अलावा श्रृंगार रस की अगर बात कर ली जाए दोस्तों, तो जैसे विद्यापति हैं, विद्यापति की पदावली में श्रृंगार बिल्कुल अद्भुत श्रृंगार का वर्णन देखने को मिलता है। भक्त कवि हैं कि श्रृंगारी कवि हैं विद्यापति, इस पर विवाद ही चलता है। तो चूंकि जो भक्तिपरक रचनाएं हैं वो भी बिल्कुल श्रृंगारिक हैं, तो इस प्रवृत्ति पर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ये प्रवृत्ति। और बहुत विद्वानों ने इस प्रवृत्ति पर चर्चा की है, खूब चर्चा की है। अब जैसे आचार्य शुक्ल ही विद्यापति को घोर श्रृंगारी बताते हैं। तो कहने का मतलब ये कि श्रृंगार रस और वीर रस ये दोनों आदिकाल में देखने को मिलते हैं। अमीर खुसरो ने भी श्रृंगार की छटा बिल्कुल बिखेरी है। वीर रस का एक उदाहरण देखिए, 12 बरस लो कुकुर जिए और 13 ले जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। यानी बिल्कुल जोश पैदा करने वाली पंक्तियां परमाल रासों की हैं। तो वीर रस और श्रृंगार रस दोनों का अद्भुत सम्मिश्रण देखने को मिलता है, दोनों की अद्भुत जुगलबंदी वीरगाथा काल में या आदिकाल में देखने को मिलती है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पांचवी जो महत्वपूर्ण विशेषता है, पांचवी जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है आदिकाल की, वो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। दोस्तों प्रायः सभी कवि दरबारी थे आदिकाल के, अतएव ये अपने आश्रयदाताओं के प्रताप, पराक्रम व पौरुष की प्रशंसा जो है अनूठी उक्तियों से किया करते थे। चूंकि दरबारों में रहा करते थे, उनके साथ युद्धों में भी जाते थे, तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा ये खूब करते थे, बिल्कुल जम के करते थे। तो आश्रयदाताओं की प्रशंसा करने में कभी कभार बहुत ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी कर देते थे और ऐतिहासिकता का भी ध्यान नहीं रखते थे। आगे बढ़ते हैं। अगली विशेषता की बात कर ली जाए दोस्तों, तो वो है राष्ट्रीयता का अभाव। बहुत महत्वपूर्ण चीज है, आदिकाल में राष्ट्रीयता का अभाव देखने को मिलता है। आधुनिक काल में दोस्तों देखें, जैसे भारतेंद्र युग हो गया, छायावाद हो गया, इसमें बिल्कुल राष्ट्रीयता दिखती है। छायावाद के ही समानांतर एक राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा देखने को मिलती है, जिसमें दिनकर हो गए, माखनलाल चतुर्वेदी हो गए, सुभद्रा कुमारी चौहान हो गई। ये सब रचनाकार जो हैं एक राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं। राष्ट्र कवि कहा जाता है मैथिली शरण गुप्त को ही, डिप्टी राष्ट्र कवि कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। लेकिन आदिकाल की अगर दोस्तों बात करें तो इसमें राष्ट्रीयता
ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। इस कालखंड में वीरता का तो बिल्कुल जीवंत वर्णन मिलता है, किंतु एक राष्ट्र एक देश की भावना का सर्वथा अभाव मिलता है दोस्तों। इस समय देश पृथक पृथक राज्यों में विभक्त था और सभी राज्यों के राजा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखने का अभाव था इस कालखंड में। यानी जो भी राजा थे वो छोटी छोटी रियासतें थीं, छोटे छोटे राज्य थे और राजा एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। एक ही राज्य को, एक ही रियासत को अपना देश मानते थे। तो यही कारण है कि आप देखते हैं कि जो विदेशी आक्रांता आते हैं, वो इसी प्रवृत्ति के चलते आते हैं। अंग्रेज आए और डच आए, फ्रांसीसी आए, मुगल आए, सबने भारत को लूटा। तो ये जो विदेशी आक्रांता आते हैं, इसी राष्ट्रीयता के अभाव के चलते ही आते हैं और यहाँ रच बस जाते हैं पूरी तरह से। तो राष्ट्रीयता का अभाव यानी एक राष्ट्र एक देश की भावना देखने को नहीं मिलती इन रचनाओं में, इस कालखंड की रचनाओं में। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आदिकाल की जो अगली महत्वपूर्ण विशेषता है, वो है दोस्तों कल्पना की प्रचुरता। शायद इसी के चलते ऐतिहासिकता का अभाव भी देखने को मिलता है। चारण कवियों ने तथ्यात्मकता के स्थान पर कल्पनाशीलता को बहुत ज़्यादा महत्व दिया, बहुत ज़्यादा तरजीह दी। यहाँ तक कि कई स्थानों पर इन चारण कवियों ने जो नाम हैं, जो तिथियां हैं, जो घटनाएं हैं, उनकी भी कल्पना कर डाली। राष्ट्र ग्रंथों में प्रायः ऐसा ही दिखाई देता है दोस्तों। यानी कल्पना की बहुत ज़्यादा प्रचुरता देखने को मिलती है और इसी के कारण ऐतिहासिकता बिल्कुल लुप्त सी हो गई। प्रामाणिकता का अभाव देखने को मिलता है, ऐतिहासिकता का अभाव देखने को मिलता है। उसके पीछे कहीं न कहीं कल्पना की प्रचुरता देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा कल्पनाशील थे इस युग के कवि। चूँकि इसके पीछे जो मनोवैज्ञानिक कारण था दोस्तों, मनोवैज्ञानिक कारण वो ये था कि जितने भी कवि थे सब आश्रयदाताओं राजाओं के साथ रहते थे। अपने आश्रयदाता के साथ रहते थे, राजाओं के दरबार में रहते थे। तो उनकी प्रशंसा करने में बिल्कुल दत्तचित्त हो जाते थे और उनकी प्रशंसा में ये इतिहास का भी ध्यान नहीं रखते थे, तथ्यात्मकता का ध्यान नहीं रखते थे, बिल्कुल कल्पना का ध्यान रखते थे। चूँकि राजा खुश, आश्रयदाता खुश, तो फिर इनका विकास। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और आदिकाल की अगली विशेषता की अगर बात कर ली जाए, बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है छंदों का वैविध्य, छंदों की विविधता आदिकाल में देखने को दोस्तों मिलती है। आदिकाल में दोहा, गाथा, पद्धरि, तोमर, तोटक, रोला, उल्लाला, कुंडलिया इत्यादि छंदों का वैविध्य दिखाई देता है दोस्तों। 69 प्रकार के छंद तो पृथ्वीराज रासों में ही दोस्तों मिलते हैं। पृथ्वीराज रासों को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया दोस्तों। शिव सिंह सेंगर ने चंदबरदाई को छप्पयों का राजा कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक स्टेटमेंट है रासो ग्रंथों में छंदों को लेके। हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, बहुत बार पूछा भी गया है। तो इस दृश्य से दोस्तों देखें तो छंदों की विविधता यानी बहुत सारे छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। चंद्रबरदाई ने छप्पे छंदों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है ना। छप्पे छंद, उल्लाला और रोला छंद के योग से बनता है छप्पे छंद। तो चंद्रबरदाई ने छप्पे छंदों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया, इसलिए चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा भी कहा जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली विशेषता आदिकाल की। अगली विशेषता है दोस्तों डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग। डिंगल पिंगल भाषा क्या, एक तरह की शैली बन गई दोस्तों, डिंगल पिंगल शैली। ब्रज भाषा मिश्रित जो अपभ्रंश है उसको पिंगल कहते हैं और राजस्थानी मिश्रित जो अपभ्रंश है उसको दोस्तों डिंगल कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस हो गया, करुण रस हो गया, इन सारे भावों में, इन सारे भावों की अभिव्यक्ति में पिंगल भाषा और पिंगल शैली का प्रयोग दोस्तों होता है। वीर रस हो गया, विभत्स रस हो गया, इनमें डिंगल भाषा शैली का प्रयोग दोस्तों देखने को मिलता है। जैसे पृथ्वीराज रासो हो गया, पृथ्वीराज रासो में जहाँ युद्धों का वर्णन होता है वहाँ डिंगल भाषा का प्रयोग मिलता है और जहाँ जैसे विवाह आदि का जिक्र है वहाँ जो है पिंगल भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। तो दोस्तों डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग आदिकाल की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं आदिकाल की अगली विशेषता को।
आदिकाल की महत्वपूर्ण विशेषता ये भी है दोस्तों, अलंकारों का स्वाभाविक वर्णन। अब जैसे रीतिकाल है, आदिकाल के बाद भक्तिकाल आता है और भक्तिकाल के बाद रीतकाल आता है। रीतकाल के कुछ कवि दोस्तों ऐसे हैं जिन्होंने अलंकारों का बिल्कुल जबरन प्रयोग किया है, यानी जबरदस्ती अलंकारों की सृष्टि करते हैं ये अपनी कविताओं में, अपने छंदों में। यानी स्वाभाविक वर्णन नहीं देखने को मिलता है रीतकाल के कुछ कवियों में। लेकिन यहाँ आदिकाल के कवि जो हैं ये अलंकारों का दोस्तों स्वाभाविक वर्णन करते हैं, जबरदस्ती चमत्कार पैदा करने के लिए अलंकार नहीं लाते, ये स्वाभाविक रूप से अलंकार देखने को मिलते हैं। इस कालखंड में दोस्तों अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, वक्रोक्त, श्लेष, इन सारे अलंकारों का बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन देखने को मिलता है। उत्प्रेक्षा तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण छंद उनके चंद्रबरदाई के काव्य में देखने को मिलती है। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। तो देखा जाए तो ये इस कालखंड के महत्वपूर्ण प्रवृत्तियाँ हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं। तो दोस्तों इसी तरह से अपना प्रेम देते रहिए, अपना प्यार उड़ेलते रहिए और सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। निश्चित रूप से आप सभी प्रतियोगी छात्रों का, आप सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन होगा, चयन होगा और निरंतरता पढ़ाई में बनाए रखिए। आप सबके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप सबका बहुत-बहुत अभिनंदन।